हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम सरोज सैनी है और मैं क्लास 12th और 11th को अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। आज के इस लेक्चर में मैं क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो इसमें घटा भी है। वो किस में ट्रांसफर हुआ है ये भी मैं आपको बताऊंगा चैनल के थ्रू। तो ज़्यादा देरी न करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। पहला हम पढ़ेंगे, ये आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ इस चैप्टर में है क्या चीज। पहले तो पहला इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे जो इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, जो ये कितने साल जो अंग्रेजों हमारी इससे इंडिया पे राज किया है और ये स्टार्ट कब हुआ था। दूसरा पढ़ेंगे हम स्टेटस ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन डिफरेंट पैरामीटर, मतलब कि जो हमारा सेक्टर थे कई सेक्टर पे, तो वो कैसा कैसा कैसे इन्होंने हमारा डिस्ट्रॉय किया। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर था, इन्होंने कैसे डिस्ट्रॉय करा। इंडियन जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इसमें पढ़ेंगे। तीसरा जो हमारा आता है वो डेमोग्राफिक प्रोफाइल आता है। इसमें ये पढ़ेंगे हम जो फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस है कब हुआ था, ईयर ऑफ ग्रेट डिवीजन क्या था। और इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि जो बर्थ रेट डेथ रेट जो है ये कितना परसेंटेज है, यही पढ़ेंगे। और इसके बाद हम फॉरेन ट्रेड भी पढ़ेंगे। ठीक है। और तो ऐसा नहीं था कि जो अंग्रेज जो आए थे हमारे ब्रिटिश जो आए थे हमारे इंडिया में, ये सारे गलत काम करके ही गए। गलत काम करने के साथ साथ इन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए, जो हमारे इकोनॉमिक्स जो है थोड़ा डेवलप भी हुआ था। और इसमें हमारा एक टॉपिक आता था, हर साल आता था, इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो है हमारे चैप्टर से इंडियन इकोनॉमी जो है इससे हटा करके इसको सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ट्रांसफर कर दिया है, क्योंकि ये हमें ना ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी। इसको जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसी में जो है कवर कर देंगे, जो है टॉपिक इसको कर देंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं। ये चलते हमारा इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। इंडियन इकोनॉमी जो है इंट्रोडक्शन है इसमें। ब्रिटिश रूल द ब्रिटिश रूल इंडियन ओवर 200 ईयर। जो ब्रिटिश रूल जो थे वो वो लगभग 200 साल तक हमारी इंडिया पे उन्होंने राज किया था। इट वाज स्टार्टेड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। जो ब्रिटिश रूल थे उनका बेसिक पर्पस क्या था? द बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल वाज यूज्ड टू इंडियन इकोनॉमी एज फीडर इकोनॉमी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। मतलब ये था कि जो यहाँ का सामान जो है उनको फ्रीली, मतलब कि वहाँ पे एक्सपोर्ट कर देना, और वहाँ की जो इकोनॉमी है ब्रिटिश की, हाँ ब्रिटेन की, वहाँ की जो है उसको डेवलपमेंट करना था। ये हमारा इंट्रोडक्शन खत्म होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेटस ऑफ इंडियन इकोनॉमी और डिफरेंट पैरामीटर। जो अलग अलग जो पैरामीटर थे इंडिया के, वो कैसी थी वो। तो पहले हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या था? जो agriculture sector was stagnant. Major of the population was engaged in agriculture sector, but still we are not sufficient. इसका मतलब ये है कि हमारा जो इंडिया के जो पॉपुलेशन थे, मेजर ऑफ द, मतलब कि जितने भी लोग हैं उससे ज्यादा ही लोग, मतलब कि 100% में से 75% जो लोग थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट थे। ये इंगेज उसमें थे, लेकिन ये था कि इतने लोग जो है हमारा उसके ऊपर डिपेंडेंट होने के बाद भी इतना उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन जब भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है कि हम अपना ही जो है जो खान पान है हमारे अपने देश का वो पूरा कर नहीं पाए थे। ठीक है। तो इसमें दो पार्ट आते हैं, जिसमें लैंड सेटलमेंट सिस्टम में दो थे। पहला था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, जिसमें कि जो इसमें इस बुक में तो नहीं पढ़ाया जाएगा, इट वाज इंट्रोड्यूस लैंड लॉर्ड कॉर्निवल में है। ये आपको जो है पेपर में एमसीक्यू में भी पूछ सकता है। तो हमारे इस जो क्लास 12 की जो है इसमें हमें जमींदारी सिस्टम पढ़ाया गया है, ये टॉपिक दिया है। तो हम ये पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर में टोटल 5 टॉपिक है जिसे हमें पढ़ना पड़ेगा। पहला ये था कि जमींदारी सिस्टम क्या है। कमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर है, कर दिया हो गया। जैसे कि जो लोग थे फूड क्रॉप जो है उसके बदले में जो मार्केट क्रॉप थे ना, जिसे पैसा आ सके, वो उगाने लगे थे क्रॉप। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, जो कि इसकी वजह से जो हमें प्रोडक्टिविटी थी तो उससे कम होने लगी। मतलब कि जो हमारा है उस समय जो खाद वाद था नहीं, हमें मिलता नहीं था, इसकी वजह से जो है हमारा जो प्रोडक्टिविटी थी वो लो हो गया था। स्मॉल एंड फ्रेगमेंट लैंड, इसका मतलब ये होता है कि किसानों के पास जमीन तो थे,
ठीक है। जमीन ये था कि किसी के पास अगर इतना यहाँ जमीन है तो भाई से इतनी से दूर जाके उसका दूसरा जमीन है, तो ये क्या होता था इसमें इनको कि अगर यहाँ पे अगर इन्होंने अगर क्रॉप जो है उगाया तो इन्हें दूसरी जगह जाने में भी टाइम लगता था, फिर दोनों जगह देखने में। तो इसी की वजह से लोग जो पैदावार भी कम कर पा रहे थे। और हाई डिपेंडेंट हम किस पे हम थे, रेनफॉल पे। रेनफॉल पे मतलब कि जो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो हाई डिपेंडेंट था। अगर बारिश अगर अच्छी होगी तो अच्छा पैदावार होगा, अगर अच्छा बारिश नहीं हुआ तो पैदावार भी अच्छा नहीं होगा। तो चलो चलते हैं हम। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जमींदारी सिस्टम। एग्रीकल्चर में जमींदारी सिस्टम पढ़ेंगे। जमींदारी सिस्टम क्या था, इसके अंदर ये था कि जो जमींदार थे, जो गांव का एक मतलब कि गांव में एक तरीके से जो सरपंच जो थोड़ा सा मोटे आदमी होते हैं, मोटे आदमी मान लो जैसे सरपंच टाइप का होता है गांव में, वैसा होता था। तो ये क्या था कि लोगों से ना ब्रिटिश बोल देते थे कि भाई तुम्हें इतना कर्ज है, मुझे तुम्हें ला के देना है। तो ये क्या थे कि उनके पास ना ये भी राइट था जमींदार के पास कि वो जितना बोला है ब्रिटिशर ने, उससे उससे जितना मन करे उतना मांग सकता था लगान उनसे। रेंट कह सकते हो, रेंट या लगान एक ही होता है। तो इससे ये था कि जो किसान थे उनको बहुत ही ज्यादा अगर अच्छा नहीं हुआ मतलब कि बारिश अगर पैदा नहीं हुआ, बारिश नहीं हुआ अच्छा, तो उनको फसल अच्छी नहीं होती थी। क्या था कि उन्हें पैदावार अच्छी नहीं हुई ना, जब भी उनसे जो है उनसे जितना होता था उनके पास मान लो खाने की भी ना छोड़ते थे उनके पास। जमींदार ऐसे थे सारे के सारे उनसे जो एक तरीके से लगा ले लेते थे, और वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था किसान खाए ना खाए। हाँ, इससे कोई मतलब नहीं था इनको। ये था जमींदार को कि बस मुझे बस कैसे भी करके मुझे अपने जो ब्रिटिशर है उन्हें उन्हें मुझे सेटिस्फाई या हिंदी में हो सकते संतुष्ट कर देना, संतुष्ट करना है मुझे बस। तो यही इस 3 टॉपिक में हम ये समझा है कि जमींदारी सिस्टम होता क्या है। मैं आपको ये बता दूं पढ़ के पूरा। जमींदारी सिस्टम, अंडर दिस सिस्टम जमींदार वर रिगार्डेड एज ओनर ऑफ द लैंड एंड वर गिवन द राइट टू कलेक्ट रेंट या लगान। देयर वाज इंटरमीडिएटर बिटवीन कल्टीवेटर एंड ब्रिटिशर। कल्टीवेटर का मतलब ये होता है जो किसान थे उसे कल्टीवेटर कहते थे, और ब्रिटिशर ये क्या था, किसान और ब्रिटिशर के बीच में ये एक तरीके का वो था, इंटरमीडिएटर था जो जो क्या था, किसानों से लेके कर इसे जो ब्रिटिशर थे उनको देता था ये। तो ये था इसमें। और जमींदारी जो दूसरा जो है, जमींदार वर अलाउड टू एक्स्ट्रा एज मच लगान दे विश रिगार्डलेस रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कल्टीवेटर। इसका मतलब जो मैंने अभी आपको समझाया कि जो जमींदार के पास से एक्स्ट्रा जितना मन करे उतना वो करे, जो वसूल सकता था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था, फसल हुआ अच्छा कि नहीं हुआ, उसे कोई मतलब ही नहीं था। मुझे बस उससे जो लगान लेना है तो लेना है। और अगला हमारा क्या है इसमें, दिस मेड फार्मर इकोनॉमिकली एंड फिजिकली वीक एज जमींदार वेयर ओनली इंटरेस्ट इन सेटिस्फाइंग ब्रिटिशर। इससे ये क्या था कि किसान के पास भाई खाने के लिए भी कुछ नहीं बचता था। इससे ये क्या था, इकोनॉमिकली और फिजिकली जो खाना मिलेगा नहीं भाई, तो खाना सही से खाएगा नहीं, फिर पैदावार कैसे करेगा वो। तो इनको ये दिक्कत था फार्मर की, उसे इकोनॉमिकली और फिजिकली वीक हो जाते थे वो। बस जो जमींदार थे उसे बस इतना भाई मेरे को बस ब्रिटिशर को ही खुश करना और कुछ नहीं, मुझे इनसे लेना देना नहीं है, बस मुझे जितना चाहिए उतना कर लेना है। तो ये हमारा जमींदारी सिस्टम जो है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर था क्या? इट मींस प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप फॉर सेल इन अ मार्केट रेदर देन सेल्फ कंजप्शन। इसका मतलब ये था कि किसानों को जो था उन्हें कैश क्रॉप उगाना उगा उन्हें उगवाते थे उससे, जिससे कि वो जो है मार्केट में सेल कर पाए, रेदर देन सेल्फ कंजम्पशन। सेल्फ कंजम्पशन का मतलब ये होता है कि उन्हें जो खुद के लिए गेहूं चावल होता है, दाल होता है, ये उगाना था। ये उनके बदले क्या था, उन्हें जो कैश क्रॉप जो मार्केट में बेच सके, इनके लिए उसे पैसे देते थे। तो अगला टॉपिक हमारे क्या है इसमें, द फार्मर वुड गिव हाई प्राइस फॉर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप। मैंने आपको यही बताया अभी, जो फार्मर को है ये कैश क्रॉप उगाने के लिए हाई प्राइस देते थे, सो डेट कुड बी यूज यूज एज रॉ मटेरियल बाय ब्रिटिश इंडस्ट्रीज।
मतलब ये था जो उन्हें हाई प्राइस देते थे प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप, जिससे कि जो ब्रिटिशर थे जो रॉ मटेरियल जो यूज करते थे यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे ब्रिटेन में, तो वहाँ की इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल में उसे यूज करते थे, जैसे कि इंडिगो था। इंडिगो से क्या बनता था, इंडिगो से जो इंक बनता था, इंक से क्या होता था कि जो कपड़े उपड़े थे उसको कलर करना था। तो एग्जाम्पल मैंने यही लिया है इंडिगो, एक जो था। और उससे इससे होता क्या था, इफेक्ट क्या पड़ा, ड्यू टू दिस फार्मर अवॉइड प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप। इससे ये कहते हैं कि उन्हें जो ज्यादा पैसे मिलने लग गए थे, तो वो ज्यादा ध्यान नहीं दिया देते थे, तो वो अवॉइड कर दिए थे प्रोडक्शन को, जो फूड क्रॉप है। इससे ये था विच एडवर्सली अफेक्ट सेल्फ कंजप्शन ऑफ इंडियन, इट लीड टू फ्रीक्वेंट फैमिली। मतलब इसका मतलब ये है कि जो इंडियन के जो एक एक जो परिवार होता है सबको इफेक्ट पड़ने लग गया था, कि उनको जो फूड क्रॉप है उन्हें वो उन्हें मिल नहीं पा रहा था। पर बस इसी में ये जो है टॉपिक हमारा खत्म हो जाता है। चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे तीसरे नंबर पे लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। The output in agriculture remain low due to low level of technology, lack of irrigation facility and less of fertilization। इसका मतलब ये है कि जो हमारा जो प्रोडक्टिविटी था वो लो क्यों था, क्योंकि जो हमारे पास जो एग्रीकल्चर जो सेक्टर में था, जो टेक्नोलॉजी जो है और इरिगेशन फर्टिलाइजेशन ये था, ये कम था। कम क्यों था, क्योंकि जो ब्रिटिशर थे वो हमारे जो कल्टीवेटर थे उनको प्रोवाइड नहीं करते थे। और इसकी वजह से ये था क्या, जो अलोंग टू दिस जो कॉर्नेलियन गवर्नमेंट डिड नथिंग टू इम्प्रूव गवर्नमेंट। जो मैंने आपको यही बताया, जो हमें जो लो प्रोडक्टिविटी क्यों होता था, क्योंकि जो गवर्नमेंट था उस समय का वो जो है इम्प्रूव करना ही नहीं चाहता था हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि वो यहाँ से जो हमारा जो है जितने भी रॉ मटेरियल है वो यूज करना चाहते हैं, यहाँ का थोड़ी नहीं करेंगे वो अपने देश की जो वहाँ पे जो ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहाँ के एग्रीकल्चर इम्प्रूव करेंगे, यहाँ का थोड़ी ना करना उन्हें। और अगला ये हमारा जो है लो लेवल प्रोडक्टिविटी ये खत्म होता है। अगला हमारा है स्मॉल एंड फ्रेगमेंट लेड, जैसे कि मैंने पहले भी आपको मैंने बता चुका हूँ कि जो स्मॉल एंड फ्रेगमेंट लैंड की वजह से जो एग्रीकल्चर थी वो लो होता था। इसमें देख लो, इन इंडिया मेजर ऑफ द फार्मर लैंड वाज स्मॉल एंड फ्रेगमेंट इन पीसेस। जो मैंने आपको जो बताया था अभी थोड़ी देर पहले, जो किसान के पास जो था ये छोटी सी जमीन है, यहाँ है, एक दूसरी है यहाँ है, फिर तीसरी यहाँ है। इसलिए ये था कि वो जो है जा नहीं पाते थे वहां पे, इनको टाइम भी ज्यादा लगता था, इसकी वजह से जो यील्ड था लो लेवल था। ये आगे है, इन इंडिया द मेजर ऑफ द फार्मर लैंड बाय स्मॉल फ्रेगमेंट इन पीसेस ड्यू टू दिस जनरेशन लो लीड। ये जो मैंने आपको बताया अभी यही है। ये हमारा जो है द स्मॉल फ्रेगमेंट लैंड, ये भी हमारा टॉपिक खत्म होता है। अगला हमारा है हाई डिपेंडेंट। हमारा है एग्रीकल्चर का लास्ट टॉपिक जो है हाई डिपेंडेंट है। जो हाई डिपेंडेंट था, जो एग्रीकल्चर सेक्टर हाई डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। गुड रेनफॉल मीन्स गुड आउटपुट और वाइस वर्सा। मतलब कि जो अगर जो वर्षा रेनफॉल नहीं हुआ अच्छा तो आउटपुट जो है अच्छा नहीं होगा। बिकॉज नो इन्वेस्टमेंट वाज ड्यू टू डेवलप इरिगेशन फैसिलिटी। इसका मतलब ये है कि जो इरिगेशन फैसिलिटी था हमारे पास था नहीं, इसी की वजह से इसी यही बताया गया है हाई डिपेंडेंसी। जो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था हाई डिपेंडेंट था ये वर्षा के ऊपर। अगर वर्षा अच्छा होगा तो अच्छी आउटपुट होगी, अगर अच्छी नहीं हुई तो नहीं होगी। आज के इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। आज के इस हमारे टॉपिक में जो इंट्रोडक्शन हमने कर लिया, और स्टेटस ऑफ इंडियन इकोनॉमी डिफरेंट पैरामीटर पे हमने एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमने ये वाला पूरा कर लिया है। जो आगे हमारा जितना भी टॉपिक जो बच रहा है
आगे की जो लेक्चर हम उसे कंप्लीट करेंगे। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करो और दोस्तों के पास भी भेजो, जिससे कि जो उसकी जो आपके दोस्त है उन्हें भी आपके पढ़ाई में ये उसके लिए हेल्पफुल हो। सो बाय बाय।